एक हफ्ते तक मारा मारा फिरता रहा, लेकिन कहीं कोई ठिकाना नौकरी ना मिली। जमा पूंजी को डर डर कर इस्तेमाल कर रहा था कि पीछे कौन सी कोई जायदाद छोड़ कर आया था जहां से इसे रुपए भेजे जाते। अलिफाल्टा अबू को कर्जदार कर आया था। 2 महीनों में ही हसन को तारे नजर आ गए। गोरों का हक आमेज सुलूक इसमें गम गुस्से की लहर दौड़ा देता, लेकिन कुछ कहने करने की बजाय चुप रहने पर मजबूर था। इन 2 महीनों में उसने जूते पॉलिश किए, होटल्स में वॉशरूम साफ किए, बड़े बड़े मॉल्स में पोछे लगाए कि हसन को इससे ज्यादा अच्छी जॉब देने के लिए कोई तैयार न था। चंद अपने जैसे समंदर पार आने वाले, डॉलर्स कमाने के ख्वाब देखने वाले हम वतनों से मुलाकात हो गई थी, जिनकी बदौलत एक गंदा गलीज कमरा रात को सोने के लिए मिल गया था। दिन भर बेगानों के इस जहान में दर दर भटक कर 4 पैसे कमाता, जो पेट भरने लायक रिस्क भी मुहैया करने से कासिर थे। अब हसन को घर की वो दाल रोटी याद आती जो तीनों वक्त माँ बड़ी मोहब्बत से इसके आगे रखती थी, और वो 100 नखरे दिखाता, अक्सर खाने से ही इनकार कर देता। अब हर नवाला मुन्ह तक ले जाते हुए माँ बाप बहन भाइयों की याद से कलेजा मुन्ह को आता था। उन्हीं हालात से अलिफाल जता हुआ बीमारी पड़ गया। कोई पुरसान हाल न था, कोई अपना न था। कमरे में इसके साथ 4 नफूस और भी रहते थे, जो थे तो पाकिस्तानी, लेकिन गोरों के साथ रह रहकर उनमें भी बेहिस्सी के जरासीम वाफिर मिकदार में आ चुके थे। हर वक्त अपने आप में मगन रहते। सबकी पेश नज़र सिर्फ एक ही बात थी, पैसा कमाना। बाकी कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इस बात से बिल्कुल लाताल्लुक थे। उनका इतना एहसान ही काफ़ी था कि सर छुपाने को ठिकाने दे दिया था, वो भी इसलिए कि सब मिल मिलाकर इस गलीज कमरे का किराया देते थे और हसन से भी वसूल करते। शुरू में लगातार 1-2 दिन के वक्फे से वालिदैन से राब्ता किया, लेकिन अब कई दिन गुजर जाते राब्ता किए। जेब इजाज़त ही ना देती थी। हसन हालात से लड़ लड़ कर थक चुका था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि अपना मुख ही अपना होता है। जहाँ रूखा सूखा खाने में, कम कीमत कपड़े जूते पहनने में, कम कमाने में जिल्लत नहीं होती, जिल्लत किया होती है, वो परदेस में गुजरे 2-3 माह में अच्छे से जान गया था। कई दिन बीमारी की हालत में गोरों के वॉशरूम साफ करके इतने पैसे जमा कर पाया कि अपने अबू से राब्ता करे। तकरीबन 15 दिन बाद अबू से राब्ता हुआ तो फूट फूट के रो पड़ा। अबू, मुझे वतन वापस आना है, मुझे बलवा लें अबू जी, प्लीज अबू जी, कुछ भी करके मुझे बलवा लें। अबू का दिल पसीज गया। वो जानते थे जो माँ बाप की बात नहीं सुनता, समझता, इसे जमाना बहुत जल्द समझा देता है। बाप आखिर बाप होता है। पूरी दुनिया में जब कोई साथ नहीं देता, हर शख्स गिराने के दर पे होता है, तब माँ और बाप ही होते हैं जो उंगली थामकर एक बार फिर नए सिरे से चलना सिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 9-10 महीने की उम्र में लड़खड़ा कर चलने वाले बच्चे को पहले खड़ा होना और फिर कदम उठाना सिखाते हैं। परदेस में लाचार पड़े हसन को वक्त ने एक ही ठोकर में समझा दिया था कि अपने ही हमेशा काम आते हैं। न जाने अबू ने कितनी भाग दौड़ की, क्या किया, जतन किए, कहाँ से पैसों का इंतजाम किया, और बिलाखिर 1.5 माह मजीद जिल्लत, अजियत और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद हसन ने अपने वतन की सरजमीन पर पांव रखा तो उसकी नस नस में वतन की मोहब्बत एक अंगड़ाई लेते हुए बेदार हो गई। हसन के मदकूक बीमार जिस्म में जैसे तवानाई सरायत कर गई। वतन की हवाओं ने आगे बढ़कर हसन का खैर मुकद्दम किया तो हसन का दिल उन सुबह खराम हवाओं के संग झूम अलिफाटे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इसने वतन की मिट्टी को अलिफाटे कर चूम लिया। बे-इख्तियार दिल पुकार, अलिफाटे मेरे वतन तुझे सलाम। सामने ही अबू बाहें फैलाए खड़े थे। शमसार एहसन इन बाहों में समाता चला गया। अबू खुश थे, उनका सुबह का भूला शाम से पहले घर लौट आया था।